तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे बाबा साहब ने वर्ण के बारे में थोड़ा लिखा और ये बताया कि व्यक्ति अपने वर्ण को अपनी दक्षता के अनुसार, अपने गुण और कर्म के अनुसार बदल सकता है। उन्होंने ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा रखा था क्योंकि उनकी ये जो किताब है वो किसी और ही टॉपिक पर वर्क कर रही है। ये जाति प्रथा के बारे में बता रही है। अगर तुम लोगों ने मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे और इस वीडियो में नए हो तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 पार्ट क्रिएट कर चुका हूँ। ये मेरा 6ठा पार्ट है। तो आपको ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से देखना पड़ेगा। तो जाओ देखो और इस वीडियो में बने रहो। चलो शुरू करते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं, इसमें उस कहानी की पूर्णाहुति हो जाती है जो कि निर्बल थे और जिन्होंने अपने को अलग कर लिया। हमें अब यह देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इससे मैं जाति प्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूँ। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा अवश्य भावी होता है। यही दृष्टिकोण और मानसिकता है जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा गए, क्योंकि उन्होंने जाति को एक अलग इकाई मान लिया जबकि वह जाति प्रथा का एक अंग ही होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली। अतः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। मैं एक टिप्पणी के जरिए अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा जिसे कृपया सदा अपने ध्यान में रखें। वह टिप्पणी कुछ इस तरीके से है, जाति अपने आपस में कुछ नहीं होती। उसका अस्तित्व तभी होता है जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल जाति कुछ भी नहीं है बल्कि जाति प्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। अपने लिए जाति संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जाति बना डाली। अपने तरीके से मैं ये कहूँगा कि अपने आप को एक बाड़े में बंद करके दूसरों को बाहर करने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भारत को संपूर्ण रूप में देखें, जहाँ विभिन्न नामों से विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदायों से लगाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदू को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग अलग जाति है। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेते हैं तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप में वह भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि कै सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है तो निश्चित रूप से ख को भी विवश होकर अपने ही में ही सिमट कर रह जाना पड़ेगा। अब यही बात हम हिंदू समाज पर भी लागू करें। आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निजत्ववाद के परिणाम स्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है वह है पृथकतावाद। मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भ्रुकुटी चढ़ सकती है। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उद्दंड सदस्यों को यह आशंका होती है कि उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं होता। नई विचारधारा एक नई जाति बना देती है, क्योंकि पुरातन जातियां नवीनता को सह नहीं पाती। अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठवादी किया जाता है। जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं तो वे भी उसी दंड के भागी होते हैं। पहला श्रेणी उनकी है जो धार्मिक समुदाय में जाति बनाते हैं। दूसरे वह हैं जो संकर जाति बनाते हैं। अपने संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाए। यह दंड होता है हुक्का पानी बंद और इसकी परिणति होती है एक पृथक जाति की रचना। हिंदू मानसिकता में यह कमियां नहीं होती कि हुक्का पानी बंद के भागी अलग होकर एक अलग जाति बना ले। इसके विपरीत वह लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं, बशर्ते कि उन्हें इसकी इजाजत दे दी जाए। परंतु जातियां सिमटी हुई इकाइयां और जानबूझकर उनमें यह चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना ले। इसका विधान बड़ा निर्दयी है और इसी बल के अनुपालन का परिणाम है कि उन्हें अपने में सिमटना पड़ता है, क्योंकि अन्य वर्गों ने अपने को ही परिधि में करके अन्य वर्गों को बाहर बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि नए समुदाय जातिगत नियमों के निंदनीय आधार पर निर्मित समुदाय यंत्रवत विधि द्वारा आश्चर्यजनक बहुलता के जातियों में बराबर परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जाति संरचना की प्रक्रिया की यह दूसरी कहानी बताई गई है। अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जाति प्रथा का अध्ययन करने वालों ने कई गलतियाँ की हैं, जिन्होंने उनके अनुसंधान को पथभ्रष्ट कर दिया। जाति प्रथा का अध्ययन करने वाले यूरोपियन विद्वानों ने व्यर्थी इस बात पर जोर दिया कि जाति प्रथा रंग के आधार पर बनाई गई, क्योंकि वह स्वयं रंग भेद के प्रति पूर्वाग्रही है। उन्होंने जाति समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना, परंतु यह सत्य नहीं है। डॉक्टर केतकर ने सही कहा है कि सभी राजा, चाहे वह तथाकथित आर्य थे तथा द्रविड़ आर्य कहलाए थे, जब तक विदेशों ने नहीं कहा भारत के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा।
कि कोई कबीला या कुटुंब आर्य है या द्रविड़। चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा। वह अपनी व्याख्या का विवरण देते हुए और इसी बात पर सिर पटकते रहते हैं कि जाति प्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत है। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक आदि जातियां हैं, यह सत्य है, परंतु किसी भी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल से मेल नहीं खाता। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक वर्ग जातियां क्यों हैं। इस प्रश्न को कभी छुआ ही नहीं गया। अंतिम परिणाम यह है कि उन्होंने जाति समस्या को बहुत आसान करके समझा, जैसे वे चुटकी बजाते ही बन गई हो। इसके विपरीत, जैसा मैंने कहा, यह मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रथा में बहुत जटिलता है। यह सत्य है, जाति प्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं को जाति की संरचना में योगदान की पहले से ही मौजूद थी और दृढ़ हो चुकी थी। जाति समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के 4 पक्ष है। पहला, हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है। दूसरा, जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई अंग है। तीसरा, शुरू में केवल एक ही जाति थी। और चौथा है, इन्हीं वर्गों में देखा देखी या बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गई। आज भारत में जाति समस्याओं का एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है क्योंकि इस अप्राकृतिक विधान को तिलांजलि देने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। सुधार के ये प्रयत्न जातियों के मूल से संबंधित विवादों से उत्पन्न हुए हैं कि क्या यह प्रथा सर्वोच्च स्तर के आदेशों से हुई है या विशिष्ट परिस्थितियों में मानव समाज के सहज विकास का प्रतिफल है। जो व्यक्ति बाद के विचारों के पक्षधर हैं, मुझे आशा है कि उन्हें इस प्रबंध से कुछ विचार सामग्री मिलेगी। इस विषय के व्यवहारिक महत्व के साथ ही जाति प्रथा एक सर्वव्यापी व्यवस्था है और इसका सैद्धांतिक आधार जानने की उत्कंठा मुझे में जगी। उसी के परिणाम स्वरूप मैंने अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित किए, जिन्हें मैं सार्थक मानता हूँ, और वे बातें आपके समक्ष रखी जिन पर यह व्यवस्था टिकी है। मैं इतनी हठधर्मी भी नहीं हूँ कि यह सोचूं कि मेरा कथन भ्रम वाक्य है या इस विचार विमर्श में योगदान से बढ़कर है। मैं सोचता हूँ कि यह धारा का प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया गया है और इस आलेख का प्राथमिक उद्देश्य यह बताना है कि अनुसंधान का सही मार्ग कौन सा है, ताकि एक सत्य उजागर हो। हमें इस विषय के विश्लेषण से पक्षपात रहित रहना है। भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विषय पर वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरा दृष्टिकोण सही दिशा में है। मुद्दे पर जो असहमति है वह तार्किक है, फिर भी कुछ बातों पर सदा असहमति बनी ही रहती है। अतः मैं जहाँ मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने जाति प्रथा के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यदि यह आधारहीन लगेगा तो मैं इसे तिलांजलि दे दूंगा। यहाँ पर यह पाठ खत्म हो गया। अब आगे पार्ट 2 शुरू होता है, जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा साहब महात्मा गांधी को क्या उत्तर देते हैं। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और हाँ, मैं पढ़ते हुए 1-2 शब्द को गलत बोल देता हूँ तो उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि लगातार बोलते हुए शब्द इधर उधर हो जाते हैं। और मेरे ये 6 के 6 पार्ट ज़रूर देखना और मुझे बताना कि जाति प्रथा या फिर जाति क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी। आप लोगों को क्या समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में गांधी के उत्तर के साथ।